आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कौन सा वोल्टमीटर स्टडी किया था लास्ट क्लास में? सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर, और उसके भी पहले चॉपर टाइप वोल्टमीटर। सभी को याद है थोड़ा बहुत? लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर किया था। इज इट रिमेम्बर टू एनीवन और नॉट? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही मैम। हेलो, यस मैम। तो थोड़ा रिएक्शन तो दीजिए। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, याद है किसी को? सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर। हाँ, और उसके भी पहले चॉपर टाइप वोल्टमीटर। चॉपर टाइप वोल्टमीटर। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर। जैसे कि चॉपर टाइप वोल्टमीटर और सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर हमने कहा, तो वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में यूज किए जाते हैं फॉर सिग्नल स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन। लाइक चॉपर टाइप वोल्टमीटर को हम स्मॉल रेंज के सिग्नल को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरीके सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर को हम मिली वोल्ट की रेंज में जो भी वोल्टेज होगा उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर है, तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो भी सिग्नल आएगा, मतलब डीसी तो नहीं, डीसी की एवरेज वैल्यू 0 होती है कि डीसी इटसेल्फ कांस्टेंट है, हर इंस्टेंट में इसकी वैल्यू वही होती है जो प्रीवियस वैल्यू थी। तो ये जो है इसी सिग्नल एवरेज वैल्यू को रीड करने वाला वोल्टमीटर है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम से समझ में आ रहा है, एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर, मतलब इनपुट में हम एसी सिग्नल देंगे और इसका डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। डायग्राम को विजिबल है या नहीं? डायग्राम सभी को दिख रहा है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल आएगा उस इनपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू रीड करी जाएगी। तो यहाँ पे मीटर जो लगा हुआ है, जो एरो दिख रहा है, ये हमारा मीटर है। और ये कौन सा मीटर है बताइए? अभी तक कौन सा मीटर यूज किया हमने हर वोल्ट मीटर में? जितने भी वोल्ट मीटर पढ़े हैं उसमें कौन सा मीटर यूज किया है हमने? विच मीटर? पीएमएमसी मीटर। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? हम बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए कोई। पीएमएमसी के अलावा भी पढ़े हैं, लेकिन जो यूज किया गया है अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीएमएमसी मीटर ही यूज किया है फॉर रीडिंग द value of the current which is seen through this circuit is PMMC meter, and PMMC meter is used for measuring DC values only. ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है। तो यहाँ जो बेसिक मीटर किया जा रहा है वो PMMC मीटर है, जैसे कि अभी तक हर सर्किट में यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, सो वी विल गो थ्रू दैट। सबसे पहले तो इनपुट स्टेज में आ जाते हैं। इनपुट हम दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट सिग्नल हमारा जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज पे ही ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, नाम से ही समझ में आ रहा है इट इज अ ब्लॉकिंग कैपेसिटर। तो अब ये आप लोग बताइए, क्योंकि कैपेसिटर पहले भी 2-3 सर्किट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दिस ब्लॉकिंग कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग विच क्वांटिटी, बताइए? कैपेसिटर सिग्नल को ब्लॉक करता है कि सिग्नल को पास करता है? एनीवन? Anyone? 36 students are there, 37.
आफ्टर 10:40 आई विल लॉग दिस मीट के बाद कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, लीव कर सकते हैं पर ज्वाइन नहीं कर सकता है। सो प्लीज उस हिसाब से आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ब्लॉकिंग कैपेसिटर, जो अभी तक हमने प्रीवियस सर्किट्स पढ़े हैं उनमें भी कैपेसिटर आया है, और उस कैपेसिटर के काम जो भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो उस बेसिस पे ये जो लगा हुआ है कि क्या कर सकता है। बस ये नहीं है कि आप सही बताएंगे आप गलत ही बताएंगे, बट बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्लासेस अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कैपेसिटर क्या कर सकता है। मे बी आप सही हो, मे बी आप गलत हो, बट फिर भी आप बताइए प्लीज। एनीवन? मैम कैपेसिटर एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को पास करेगा। ओके, प्रबल बता रहे हैं। ओके, और कोई? मैम एनीवन? कैपेसिटर, यस मैम, यस, कैपेसिटर हाँ बोलिए। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास करेगा। यस मैम, ओके, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास करेगा। एसी को पास करेगा, ठीक है। तो प्रबल आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, जो कि बहुत ही मेजर मिस्टेक है। आपने जस्ट रिवर्स बताया है। कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग डीसी सिग्नल एंड पासिंग एसी सिग्नल। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है क्या आप लोगों को? ऐसा क्यों करता है कैपेसिटर? थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें कैपेसिटर का, पता है आप लोगों का? तो नहीं देखेंगे, पता है आप लोगों को ऐसा कैपेसिटर? नो मैम। ये सब सुना ही है अभी तक, जब से थर्ड सेमेस्टर में आए सुन ही रहे हैं कि एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है। हाँ, जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसको ब्लॉक करता है। क्या करता है मैम? जितना भी रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर उसको ब्लॉक करता है, इनफाइनाइट जितना भी होता है। जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस का, ऐसा? यस मैम, यस मैम। ओके, पार्शियली करेक्ट है आप, जहाँ भी पढ़ा है सही पढ़ा है, बट थोड़ा डीप। ठीक है, ये कैपेसिटर है। आप कैपेसिटर अक्रॉस का इम्पिडेंस जो होता है, मे भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये आपके नेटवर्क एनालिसिस में डिटेल में आएगा जब आप ट्रांजिएंट, जब आप पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट और रेजोनेंस पढ़ेंगे, वहां पे आपको डिटेल में मिलेगा, या किसी भी आपको सब्जेक्ट में बताया जा सकता है, जैसे कि अभी ईएमआई में बताया जा रहा है। कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, आर एल एंड सी, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं। ये तीन एलिमेंट में आर की यूनिट तो ओम होती है, सॉरी ये आर की यूनिट ओम होती है, सी की यूनिट क्या होती है? सी की यूनिट फैराड। कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती फैराड। है। माइक्रो ओम कहाँ से पढ़ लिया बेटा? एन सॉरी एल की यूनिट, हेनरी। एल की यूनिट हेनरी। ठीक है, ठीक है, ये यूनिट होती है। बट जब ये एलिमेंट सर्किट में प्रेजेंट होते हैं तो इन सभी को हमें एक ही यूनिट में चाहिए होता है। यस और नो? एक ही यूनिट में चाहिए रहता है ये तीनों या नहीं? कभी भी हम कैपेसिटर को जब सर्किट में लगाते हैं तो उसको हम फैराड में नहीं लेते हैं, उसको हम लेते हैं ओम में, मतलब उसके अक्रॉस जो इम्पिडेंस प्रेजेंट होता है हम उसे कंसीडर करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे सर्किट में इंडक्टेंस लगा हुआ है तो उसके अक्रॉस का जो इम्पिडेंस प्रेजेंट हो डिनोटेड एज एल, उसे लेते हैं। एक्सी का फॉर्मूला किसी को भी पता नहीं? थोड़ा भी अगर याद हो आपको, 1/ओमेगा
हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया था, इससे कनेक्शन ब्रेक हो गया था। तो हम लोग देख रहे थे एक्सी एंड एक्सेल। तो एक्सी को डिनोट किया जाता है XC is equals to 1 upon omega C and XL is equals to 1 XL is equals to किसी को पता है? यस, ओमेगा है। ठीक है, बट ये जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के क्रॉस का इम्पीडेंस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, तो ये इमेजिनरी वैल्यू के फॉर्म में आते हैं। तो इसलिए ये हमेशा जे ओमेगा सी एंड जे एक्सएल, जब पूरा इम्पीडेंस हम लोग निकालते हैं, कंप्लीट इम्पीडेंस जो एक सर्किट का होता है वो होता है, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, विच इज इक्वल्स टू आर प्लस जे हो जाएगा आपका इधर कॉमन अगर हम ले रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा एक्सएल और ये एक्सी। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज होता है कि फॉर कैपेसिटर जे हमारा डिनोमिनेटर में होता है एंड फॉर इंडक्टर जे हमारा ऊपर होता है। तो यहाँ पे जे ना लिख करके हम XC is equals to 1 upon j omega C and XL is equals to j omega L लिखते हैं। एंड ये जो XC है इसकी यूनिट होती है ओम एंड इसकी यूनिट होती है ओम, और इसी वजह से जब एक कंप्लीट सर्किट हम लोग लेते हैं तो उसमें जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सारे एलिमेंट्स की यूनिट ओम होती है, और उस केस में हम पूरे एलिमेंट का इम्पीडेंस कैलकुलेट कर पाते हैं, और उसी केस में हम इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस मतलब वी आर कंसीडरिंग बोथ दी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, जिसमें कि रियल पार्ट ऑलवेज आपका रजिस्टर होता है और इसी के अक्रॉस पावर डिसिपेट होती है, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो आपके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस का जो इम्पीडेंस होता है वो होता है। और जब हम कैपेसिटर और इंडक्टर को एक्सी और एक्सएल के फॉर्म में लेते हैं तभी इनकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, तो ओम होने के साथ क्या चेंज आता है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है, और इस फ्रीक्वेंसी टर्म की वजह से ये निकल के आता है कि ये एसी सिग्नल को पास करेंगे या डीसी को। जैसे कि अभी मैं इमेजिनरी पार्ट को हटा दे रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग सर्किट में कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम पे इमेजिनरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से इसका फेज डिसाइड होता है। सिमिलरली इंडक्टेंस का भी फेज इसी से डिसाइड होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो इमेजिनरी टर्म जो जे है इसके करस्पॉन्डिंग कितना फेज प्रेजेंट होता है, कोई बता सकते हैं क्या? जो इमेजिनरी टर्म जे है इसके करस्पॉन्डिंग कितना फेज प्रेजेंट होता है? जे मतलब कितना फेज, किसी को पता है क्या? मैथ्स में किया है हम लोगों ने 90। यस, 90 डिग्री फेज। तो अगर Yes, ma'am. कैपेसिटेंस के अक्रॉस 1 अपॉन जे ओमेगा सी मतलब ये -90 डिग्री फेज को ऐड करता है। सिमिलरली इंडक्टेंस अगर जे ओमेगा एल है तो ये +90 डिग्री फेज को ऐड करता है, और इसीलिए जब हम और आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इन फ्रीक्वेंसी का रोल बढ़ता है एंड फेज का रोल हमारे सिग्नल में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सिग्नल है जिस भी मीडियम में फ्लो हो रहा है, चाहे वो वायर हो या स्पेस हो या कोई भी दूसरा मीडियम है, उस मीडियम में इनहेरेंटली रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा ही। जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, और इसीलिए रेजिस्टेंस होता है हर एक एलिमेंट का, फिर वो चाहे कोई भी एलिमेंट हो। और अगर अच्छा एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस कम हो, जैसे कि मेटल, तो उसमें करंट इजीली फ्लो होगा, और अगर ऐसा एलिमेंट है जो कि बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा, जैसे इंसुलेटर, करंट के फ्लो को बिल्कुल अपोज करेगा, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो इस तरीके से एक्सी और एक्सएल और आर इनहेरेंटली किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें ये पता करना होगा कि इनका नेचर कैसा होता है, ये डीसी और एसी के लिए कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डीसी और एसी मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन कैसा होगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 और डीसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी 0। तो अगर हम एक्सी में ओमेगा को 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंफिनिटी।
इंफिनिटी, और किसी भी इंडक्टेंस की इम्पीडेंस की वैल्यू इंफिनिटी, दैट मीन्स वो कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसीलिए फॉर डीसी कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट ओनली बिकॉज डीसी सिग्नल को जब ये पास करता है अपने थ्रू तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली फॉर एसी, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होगी। यस मैम। एसी के लिए फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू है। अब बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज, अभी तक आपने जितने बार भी कैपेसिटर को देखा है आपने उसको किसी न किसी यूनिट के साथ देखा होगा। यस और नो? कोई ना कोई यूनिट के साथ ही यस मैम। कैपेसिटर अभी तक आपने माइक्रोफैरेड। देखा होगा। यस, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, कभी भी आपने इसको फैरेड में नहीं देखा होगा। यस मैम, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता फैरेड। फैरेड में इसलिए नहीं देखा है क्योंकि कैपेसिटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इसलिए हम उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, और अगर आप इसकी बिगेस्ट वैल्यू यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज के टाइम में हम जितने भी सर्किट्स देख रहे हैं जो यूज में आ रहे हैं प्रैक्टिकली, डे बाय डे उनका साइज रिड्यूस होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। और इसलिए जब कैपेसिटर यूज किया जाता है, फिर चाहे वो कोई नेटवर्क हो या उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, वहां पे कैपेसिटर हम यूज करते हैं जो, तो वो माइक्रोफैरेड। इनिशियल लेवल में हम थोड़ा, यस प्लीज। नो मैम, नथिंग। तो अब यहाँ जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो माइक्रोफैरेड रेंज में होगी, और अगर आपका ये जो ओमेगा है, सपोज कैपेसिटर आपका है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 1 किलोहर्ट्ज, तो ओवरऑल एक्सी क्या आ जाएगा बताइए मुझे? ओवरऑल एक्सी क्या आएगा फिर उस केस में? एनीवन? M10 to the power ओवरऑल 5 ohm. 10 to the power 5 ohm. ohm या Yes 2 ma'am. या 2? 10 to the power 2, 100 ohm, 10 to the power -6 में 10 to the power 6 ऊपर जाएगा, नीचे में 10 to the power 4 है, 10 to the power 4 डिनोमिनेटर में है, तो ओवरऑल 10 to the power 2 आएगा, मतलब 100 किलो ओम, सॉरी 100 ओम आएगा, और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा वो होगा आपका इज इक्वल्स टू 100 ओम। ये वैल्यू प्रेजेंट होने वाली है। ठीक है? Yes ma'am. ठीक है, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस लॉजिक के पीछे कि कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है। सिमिलरली अब इंडक्टर का नेचर आप लोग बता सकते हैं कि इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा फॉर एसी एंड डीसी? एनीवन? डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट। हाँ, और एसी के लिए मैम एसी ओपन सर्किट। एसी के लिए पूजा हो रही है बैकग्राउंड में किसी के यहाँ, ऐसे मत करिए भाई, थोड़ा शांति में बैठ के पढ़ाई करिए। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर फॉर एसी एंड डीसी सिग्नल। और इस सर्किट में जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग द एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका नाम बोला गया है ब्लॉकिंग कैपेसिटर, मतलब ये डीसी को ब्लॉक करता है एंड एसी को पास करता है। और मतलब अगर इसका नेचर इनकमिंग इनपुट सिग्नल होगा, इनकमिंग इनपुट सिग्नल विल बी AC in nature. Is it clear to everyone?
क्योंकि डीसी की एवरेज वैल्यू तो 0 ही होने वाली, वही वैल्यू होगी जो डीसी इटसेल्फ है, उसकी वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। जो वैल्यू चेंज हो रही है वो की जो कि एक मैक्सिमम पीक से मिनिमम पीक तक जा रहा है, तो उसकी एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल को पास किया थ्रू ब्लॉकिंग कैपेसिटर विच विल ब्लॉक एनी डीसी सिग्नल प्रेजेंट इन दैट सिग्नल, और ये जो एसी सिग्नल आगे आएगा उसको एक वोल्टेज डिवीजन सर्किट से पास किया जाएगा। वोल्टेज डिवीजन अगेन हमने यूज किया है, जैसे कि इसके पहले सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर में हमने देखा था। वाई वी यूज दैट नेटवर्क, बिकॉज हमें वोल्टेज की एक ही रेंज नहीं चाहिए। वी आर यूजिंग दिस वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग multiple ranges of voltages. That's why यहाँ पे R1, R2, R3, R4 and R5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू वोल्टेज को डिवाइड किया गया है 5 रेंजेस में, एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द स्विच वी कैन मेजर एनी ऑफ दीज वोल्टेजेस। अब जो आपका एसी सिग्नल है वो आगे जाएगा, तो अगेन एसी सिग्नल को हमने पास किया है थ्रू एन एम्पलीफायर। क्योंकि ये एसी सिग्नल आगे जा रहा है तो डेफिनेटली ये एम्पलीफायर कैसा होगा, एसी एम्पलीफायर। और जो लास्ट क्लास में हमने एम्पलीफायर पढ़ा था वो था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। किसी को याद है? किसी को याद है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Operational amplifier is used for amplifying both AC and DC signals. मतलब हम यहाँ पे op-amp ही यूज कर रहे होंगे, जो भी यूज कर रहे होंगे, बट यहाँ पे अभी इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है कि कौन सा एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। We are using an AC amplifier for amplifying this AC signal. Again, एम्पलीफायर क्यों यूज कर रहे हैं, इसका किसी को पता है क्या लॉजिक कि क्यों यूज कर रहे हैं? हर जगह ये ट्रायंगल जैसा बॉक्स क्यों दिख जा रहा है हमें? मैम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए। यस, जो भी इनकमिंग वोल्टेज सिग्नल है उस सिग्नल के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो सिग्नल का लेवल बहुत ही कम होगा। एसी सिग्नल से जब हम डील करते हैं ना, तो जो एसी सिग्नल का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप लोगों ने ईडीसी में डायोड्स या उसके आगे बीजेटी भी अगर पढ़ा होगा, तो आप इनिशियली जो डील कर रहे हैं जिन सिग्नल से, मतलब जो उसमें इनपुट दिया जा रहा है, क्या कहीं एसी दिया अभी तक आप लोगों ने पढ़ा अगर होगा तो? एनीवन? मैम चार्जिंग में लिया था एसी, फिर उसको डीसी। बट इनिशियली क्या लिया था? वो चार्जिंग में लिया था एसी, बट इनिशियली जब आप उसको ऑपरेट करा रहे हैं, जब उसको फॉरवर्ड बायस में कर रहे हैं, जब आप उसको रिवर्स बायस में कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि हमें करंट कितनी मिल रही है, उस टाइम पे कौन सा सिग्नल दे रहे हो? कौन सी? क्या एसी एसी लगा रहे हैं या हम सिंपल डीसी सिग्नल लगा रहे हैं? हेलो हेलो Yes, ma'am. वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ रहे थे तो हम एसी दे रहे थे। वोल्टेज रेगुलेटर जब पढ़ रहे थे तब आप एसी दे रहे थे, बट जब इनिशियल वर्किंग पढ़ते हैं हम, बेसिक वर्किंग जिससे कि आप स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप सिर्फ डीसी सिग्नल देते हैं। क्यों हम डीसी देते हैं? क्योंकि इनिशियली जो हमारा सर्किट वर्क करता है वो डीसी पे वर्क करता है। जैसे कि जो आपकी पावर सप्लाई होती है +5 to -5, वो पावर सप्लाई एक कांस्टेंट पावर सप्लाई है +5 वोल्ट की -5 वोल्ट की, जो कि डीसी है, जिसका नेचर है डीसी। और उसी डीसी सिग्नल पे आपके पूरे सर्किट की वर्किंग है। उसके बाद हम उसमें एडिशनल सिग्नल एसी देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि अच्छा ये जो एडिशनल सिग्नल है वो इसको किस तरीके से एम्पलीफाई कर रहा है। मतलब ये जो आपको ट्राइंगल जैसा बॉक्स दिख रहा है, ये ट्राइंगल जैसे बॉक्स के अंदर भी +5 और -5 की पहले सप्लाई लगी होगी, और उसके बाद ही एम्पलीफाई कर रहा है इस इनकमिंग सिग्नल को, जिसका कि एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है। और इसलिए हम यहाँ पे एक एसी एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, और इस एसी एम्पलीफायर के बाद जो सिग्नल आ रहा है एम्पलीफाइड सिग्नल, वो पास हो रहा है इन डायोड से। ये डायोड को आप कंसीडर कर सकते हैं जैसे ब्रिज सर्किट में 4 डायोड्स लगे हुए थे,
तो उसका जस्ट हाफ यहाँ पे 2 डायोड्स लगे हुए हैं और उसके नीचे वाले जो सेकेंड हाफ सर्किट है उसमें 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो अब ये जो 2 डायोड्स हैं इनका काम क्या है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का सिग्नल है तो उस टाइम पे एक डायोड, जैसे कि ये वाला डायोड ऑन होगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो और ये डायोड अगर ऑन है मतलब ये शॉर्ट है और सिग्नल हमारा ऐसे फ्लो करेगा। सिग्नल फ्लो करके यहाँ, क्योंकि कैपेसिटर तो चार्ज होगा ही, जो भी सिग्नल होगा उससे ये और ये वाले सिग्नल, ये वाले के और आगे आपका फिर आगे करंट जाएगी ऐसा। इस तरीके से आपका कैपेसिटर भी चार्ज होगा और जो करंट जा रही है वो इसके थ्रू जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो भी सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल आगे जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। उस केस में सेम ऐसा ही सिचुएशन होगा बट ये इस डायोड के साथ होगा। तो दोनों ही केसेस में आपकी जो भी करंट आ रही है, मैक्सिमम पॉजिटिव करंट एंड मैक्सिमम नेगेटिव करंट, वो आपकी पास होगी थ्रू मीटर एंड थ्रू दीज कैपेसिटर्स। और क्योंकि कैपेसिटर का नेचर होता है कि करंट को वो स्टोर करके रखती है। और एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आपको लगेगा कि आगे जाकर के करंट ऐसे डिवाइड हो जाएगी और यहाँ इनसाइड कोई करंट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो एम्पलीफायर आप देख रहे हैं उसके अंदर यहाँ से कोई करंट जाने का पाथ नहीं होता है, क्योंकि ये जो 2 टर्मिनल होते हैं इसको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ये दोनों वर्चुअली ओपन, वर्चुअली शॉर्ट माने जाते हैं। मतलब कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, और अगर इनफाइनाइट पाथ का रेजिस्टेंस यहाँ प्रेजेंट है तो अंदर कोई भी करंट जाने वाली नहीं है। मतलब जो भी करंट आएगी वो करंट आपके इस लूप में फ्लो होगी और इस लूप में फ्लो होकर के अगर इधर जा रही है तो इधर जाएगी। और इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो करंट है वो भी मीटर के थ्रू फ्लो होगी। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल की जो करंट है वो भी मीटर के थ्रू फ्लो होगी और दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगी और दोनों केसेस की एवरेज करंट इसके थ्रू रिकॉर्ड होगी। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. मैम ये जो फिनोमेना हो रहा है वो एक बार और बता। कौन सा प्लीज? मैम ये जो ब्रिज का ना, फिनोमेना अंदर ब्रिज सर्किट का अंदर मैम ब्रिज में फिनोमेना। आप लोगों को ना ये नहीं मेंशन करना है कि यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में, करंट कैपेसिटर में कैसे जा रही है या कहाँ डिवाइड हो रही है। आपको ये चीज मेंशन नहीं करनी है या ये चीज से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि करंट कैसे डिवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि करंट अगर एक लूप में फ्लो हो रही है तो वो उतनी करंट फ्लो होगी जितनी इस ब्रांच में है, जितनी इस ब्रांच में है, जितनी एक पूरे लूप में करंट आपको पता होगी कि एक ही करंट फ्लो होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Until and unless वो करंट कहीं डिवाइड ना हो रही हो तो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल एक डायोड ऑन है तो आपका ये पाथ से करंट आ रही है और वो इस लूप में फ्लो हो रही है। इज इट क्लियर? फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में इस पाथ से करंट आ रही है और वो इस लूप में फ्लो हो रही है और दोनों ही केसेस में करंट की डायरेक्शन सेम रहने वाली है, विच इज दिस। और जो कैपेसिटर्स हैं दोनों ही केसेस में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू से चार्ज हो रहे हैं और फिर अगले केस में क्या हो रहा है, जब नेगेटिव करंट आ रही है दैट मीन्स उस टाइम पे वो कैपेसिटर क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये नहीं कि कैपेसिटर सिर्फ चार्ज ही होता जाएगा, चार्ज ही होता जाएगा। अगर एक बार कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया है तो नेक्स्ट टाइम वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इसीलिए कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट पिक्चर में आता है। और अगर आप लोगों को याद हो जब हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था टाइम कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स से। याद है किसी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे जब कैपेसिटर इंट्रोड्यूस होता है तो टाइम कांस्टेंट फैक्टर में आ जाता, टाइम कांस्टेंट पिक्चर में आ जाता है। और ये जो 2 कैपेसिटर हैं ये आपके एज अ कपलिंग कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा, कपलिंग कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहे हैं
और या तो फिर स्टोरेज कैपेसिटर की तरह। मतलब इनका जो काम है, दोनों ही केसेस में जो भी करंट फ्लो हो रही है उनकी पीक वैल्यू को स्टोर करके जो भी एवरेज होगी वैल्यू उसको मीटर के थ्रू शो करना। तो ये जो दो कैपेसिटर्स हैं, कपलिंग कैपेसिटर किसके लिए काम करेंगे? इस एम्पलीफायर के लिए कपलिंग कैपेसिटर की तरह काम करेंगे, और इस पर्टिकुलर सर्किट, ये ब्रिज सर्किट के लिए एक स्टोरेज कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। और जो भी वैल्यू होगी उसको, उसकी एवरेज करंट को ये शो करेंगे मीटर के थ्रू, वही करंट फ्लो होगी और इस तरीके से जो एसी सिग्नल आ रहा है उसकी एवरेज वैल्यू हमें मीटर में दिखाई देगी। जैसे कि अगर हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट है, हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? एनीवन? अगर हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट है तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? Vm/pi। यस, Vm/pi। तो हमें Vm क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ जो भी सिग्नल आ रहा है आपका, सपोज ऐसा कुछ सिग्नल आ रहा है, सॉरी ये दोनों इक्वल हो गए दोनों डायरेक्शन में, तो ये होगी इसकी वैल्यू Pm। तो हमें मीटर में जो वैल्यू दिखेगी वो होगी Vm/pi। अब ये आप लोगों को अभी इसमें कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि किस तरीके से कैपेसिटर वर्क कर रहा है, तो इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन करें, जो कि क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट और दूसरे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे, बट अभी के लिए आपको इसकी वर्किंग अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो इसमें सिर्फ आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि ये जो दो कैपेसिटर हैं ये स्टोरेज कैपेसिटर एंड कपलिंग कैपेसिटर की तरह काम करे। स्टोरेज मतलब जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, मतलब जो भी इनकमिंग करंट है वो उसकी वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू तक स्टोर करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में वो एवरेज वैल्यू को मीटर के थ्रू शो करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? अब इस सर्किट में जो भी, अगर सपोज सर्किट तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, इसमें सारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अगर जो इनकमिंग सिग्नल है उस सिग्नल में कोई भी इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, इरेगुलरिटी मतलब अगर कोई फ्लक्चुएशन है या कोई नॉइस ऐड हो गया या कोई डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है या हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, मतलब ये जो सारे आप वर्ड्स सुन रहे हैं ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिग्नल के साथ हमेशा प्रेजेंट ही होते हैं, कि अगर सिग्नल आ रहा है तो वो हमेशा एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एरर प्रेजेंट हो सकती है। अब वो जो एरर है वो किस फॉर्म में हो सकती है कि मे बी Vm का जो वोल्टेज है Vm तक जाना है, वो वहाँ एक पीक हो जाने की वजह से वो Vm से कुछ और वैल्यू पे पहुंच गया है। तो ऐसी अगर कोई भी डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है हमारे सिग्नल में तो इसकी वजह से ये मीटर जो है एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू नहीं शो करेगा, क्योंकि तब जो वैल्यू है वो प्लस Vm से माइनस Vm ना जा करके कुछ बीच में थोड़ी बहुत और वैल्यूज भी मिल सकती हैं, जिसकी वजह से वो सही एवरेज वैल्यू नहीं रीड कर पाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. और भी लोग बोल सकते हैं, भाई सिर्फ सपना ही पढ़ रही है क्या कि बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी लोग पढ़ रहे हैं ना? सब ठीक है। Yes, ma'am. तो ये है एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो वोल्टमीटर है वो है पीक रीडिंग वोल्टमीटर या पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर। ये अगेन वेरी ब्यूटीफुल सर्किट जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। क्लिपर क्लैंपर हो चुका है आप लोगों का? Yes, क्लिपर क्लैंपर हो चुका है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आप लोग मुझे ये बताइएगा
कि इन दोनों सर्किट में से कहीं कोई पार्ट क्लैंपर सर्किट का दिख रहा है क्या? कहीं क्लैंपर सर्किट दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. नहीं दिख रहा है लगता है। किस सर्किट में है? ए और बी? B. बी में, यस। बी में ये जो पार्ट है, अरे बाबा, ये बीच का जो सेक्शन दिख रहा है हमें, डायोड एंड कैपेसिटर वाला, दिस इज नथिंग बट दी क्लैंपर सर्किट। क्या ऐसा सर्किट देखा है? अगर इधर उधर का हटा दिया जाए, यहाँ से आउटपुट लिया जाए, तो ये सर्किट होगा क्लैंपर सर्किट और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम होगा। होगा मैम। ठीक है, वो क्लैंपर सर्किट है। तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा कि यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए। अब बताइएगा कि ये कौन सा सर्किट है? ये पूरा इनपुट यहाँ से ले लिया, ये सर्किट देखा है? अगर कैपेसिटर को हटा दिया जाए, ये कौन सा सर्किट है? क्लिपर का है मैम। क्लिपर में रजिस्टर लगा होता है ना बेटा? यहाँ कहीं रजिस्टर दिख रहा है? हाफ वेव रेक्टिफायर। यस, हाफ वेव रेक्टिफायर, वेरी गुड। ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं। ये आप लोगों की एबिलिटी है। देखो, आपने एक सर्किट पढ़ा है, तो वो सर्किट डेफिनेटली बहुत सारी जगह पे यूज होने वाला है, और वही सर्किट उसी फॉर्म में वैसा ही दिखता हुआ यूज नहीं होगा, बट जिस भी फॉर्म में, क्योंकि आपको क्या है कि आपने देखा है हाफ वेव रेक्टिफायर को कि एक रजिस्टर लगा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होगी, ट्रांसफार्मर लगा होगा, तब वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। बट ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी अगर दिख रहा है कि एक डायोड लगा हुआ है, सिर्फ एक डायोड लगा है, उसके बाद आउटपुट का सर्किट लगा हुआ है और उसके इनपुट में सोर्स लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि ट्रांसफार्मर लगा हो तभी वो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। डायोड तो अपना काम वैसे ही करने वाला है कि जो भी उसके इनपुट में सिग्नल आएगा उसको पॉजिटिव हाफ में पास करेगा, नेगेटिव हाफ में ब्लॉक करेगा। तो ये ऑपरेशन किसका हुआ? हाफ वेव रेक्टिफायर का। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस सर्किट दिख रही है हमें कि दिस इज नथिंग बट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब अब हमें नेचर पता चल गया कि ये सर्किट के यहाँ पे जो सिग्नल आने वाला है वो कैसा सिग्नल होगा, ऐसा कुछ। यस और नो? सॉरी, ये फुल वेव का मैंने बताया है, बट हाफ वेव का होगा। ठीक है, यस मैम। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब इसके आगे लगा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जो भी इसके इनपुट में जो भी यहाँ पे सिग्नल आ रहा है या जो भी वोल्टेज आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाना। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करेगा कि जो भी इनपुट आया, मतलब जो भी पॉजिटिव हाफ का सिग्नल है, वो उसकी पीक तक चार्ज हो जाएगा, ऐसा। यस और नो? ये क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चार्ज होने के बाद अब इसको डिस्चार्जिंग के लिए पाथ चाहिए। डिस्चार्जिंग के लिए पाथ मतलब ये प्लस और माइनस से चार्ज तो हो गया, बट इसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा ऐसे। और डिस्चार्ज होने के लिए कैपेसिटर के अक्रॉस का सी एन, जिसके थ्रू इस करंट को फ्लो होना है, मतलब जो इसको पाथ मिलेगा, उस पाथ का आर, and this R and C will constitute the time constant। और इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू से ही अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो इसकी चार्जिंग, जो डिस्चार्जिंग है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगी। और बहुत ही ज्यादा स्लो होने का मतलब है कि कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू पे बना रहेगा। और अगर ये R एंड C की वैल्यू बहुत कम हुई, देन कैपेसिटर विल डिस्चार्ज लाइक दिस, कि ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हुआ एंड देन दिस विल डिस्चार्ज लाइक दिस। इज इट क्लियर?
Yes, ma'am. और अगर ये आर एंड सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये पीक वैल्यू तक चार्ज हुआ और उसके बाद ऐसे डिस्चार्ज होगा। मतलब तो इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि टाइम कांस्टेंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अब ये जो डीसी एम्पलीफायर लगा हुआ है, यहाँ पे डीसी एम्पलीफायर लगाने का एक इंटेंशन ये है कि हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल जो होगा वो अपने आप में एक डीसी सिग्नल है, तो उस डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हमने डीसी एम्पलीफायर यूज किया है। अगेन डीसी एम्पलीफायर का मतलब ये नहीं है कि वो बीजेटी वाला एम्पलीफायर, यहाँ पे हम ओपैम यूज कर सकते हैं क्योंकि ओपैम इज यूज फॉर बोथ दी सिग्नल्स डीसी एंड एसी इक्वली। तो यहाँ पे जो डीसी एम्पलीफायर यूज किया गया है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका इनपुट इम्पिडेंस होता है किसी भी एम्पलीफायर की बहुत ज्यादा होनी चाहिए एंड आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो इम्पिडेंस प्रेजेंट होने वाला है जो कि आर या जेड प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट होगी। तो अगर ये आइडियली इनफाइनाइट है दैट मीन्स टाउ क्या हो जाएगा? आइडियली क्या हो जाएगा टाउ? मैम इनफाइनाइट। क्यों इन्फिनाइट हो जाएगा? क्योंकि डीसी एम्पलीफायर के थ्रू जो पाथ बन रहा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। आइडियली बात कर रहे हैं हम। तो मतलब अगर आइडियली देखा जाए तो कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने का कोई पाथ ही नहीं होगा और कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू तक बना रहेगा और वही करंट मीटर के थ्रू जाएगी एंड मीटर विल रीड द पीक वैल्यू ऑफ द इनकमिंग सिग्नल। इज इट क्लियर? मैम ये इनफाइनाइट के बाद का थोड़ा और बता दीजिए। क्या हो रहा है? एक मिनट। कैपेसिटर का नेचर हमने देखा कि कैसा नेचर होता है कैपेसिटर का। ये एक पीक वैल्यू तो चार्ज हो जाएगा, ये क्लियर है सभी को? यस मैम। यस और नो? यस मैम। अब पीक वैल्यू तक चार्ज होने के बाद इसको डिस्चार्ज होना है। मतलब जिस वैल्यू से ये चार्ज हुआ है उस वैल्यू को डिस्चार्ज करेगा। अब डिस्चार्ज करने के लिए इसको एक पाथ चाहिए और उस पाथ का जो भी रेजिस्टेंस होगा बेस्ड ऑन दैट रेजिस्टेंस और इसके कैपेसिटर की वैल्यू ये डिस्चार्ज होगा। तो सी तो जो है तो है, मेन वैल्यू है कि अब जो आने वाला रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू इसको डिस्चार्ज होना है उसकी क्या वैल्यू है। तो जो डीसी एम्पलीफायर है उसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब डीसी नहीं कोई भी एम्पलीफायर आप पढ़ेंगे तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि गेन उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए, इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए एंड आउटपुट इम्पिडेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ये जो डीसी एम्पलीफायर है इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है मतलब जो आर मिलने वाला है इस सी को वो बहुत ही ज्यादा है और ये आर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो टाइम कांस्टेंट टाउ है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। और टाउ बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि ये सर्किट ऐसा होगा, कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू तो चार्ज तो हो जाएगा पर डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। बहुत ही ज्यादा स्लो होगा तो जो मीटर है वो उस पीक वैल्यू को ही रीड करेगा जिससे कि कैपेसिटर चार्ज हुआ है और इस तरीके से इनकमिंग एसी सिग्नल की पीक वैल्यू को रीड करने वाला सर्किट ऐसे बनेगा। यस मैम। ठीक है? यस मैम। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। यहाँ पे आप लोगों ने देखो जो सर्किट जो बेसिक सर्किट पढ़े हैं इसलिए कहा जाता है कि ये जो सब्जेक्ट्स अभी आप पढ़ रहे हैं दिस इज द बेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। कि आपने पढ़ा क्लिपर, आपने पढ़ा क्लैम्पर, आपने पढ़ा रेक्टिफायर, आपने ईडीसी में और भी सर्किट्स पढ़े हैं। ईएमआई में जो पढ़ रहे हैं आप उन सर्किट्स को यूज कर रहे हैं, आप ईएमआई में उन सब्जेक्ट्स को नहीं उन सर्किट्स को नहीं पढ़ रहे हैं। बट क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से आज पढ़ेंगे तो आपको आज के अभी जो सब्जेक्ट्स लग रहे हैं उनमें और फ्यूचर में जो सब्जेक्ट्स लगेंगे उनमें उनका एप्लीकेशन उतना ही ज्यादा क्लियर रहेगा जितना कि अभी क्लियर है। सो जितना अच्छे से आप अभी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आपका बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और इनके न्यूमेरिकल्स अगर आप जितना करेंगे मिलिमन हेल्कियास बुक से अगर आप इसके न्यूमेरिकल कर रहे हो हाफ वेव रेक्टिफायर के तो आपकी आधी प्रिपरेशन तो अभी से हो जाएगी, इतना समझ लीजिए। सेड्रा एंड स्मिथ से क्वेश्चन कर रहे हैं आप डायोड के तो आपकी आधी प्रिपरेशन अभी से डन है, इतना समझ लीजिए। सेड्रा एंड स्मिथ मिलिमन हेल्कियास आर द बेस बुक फॉर योर ईडीसी। आप जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब तक मिलिमन एंड सेड्रा काम में आने वाली है और बॉयल स्टेट भी है बट
वर्ल्ड स्टेट में ऐसा है कि और भी सर्किट्स आपको और अच्छे से मिलेंगे, बट बेसिक जो है वो आपको डायोड्स एंड बीजेटी और एफईटी के लिए ये बुक के जो क्वेश्चंस हैं, आइडियल क्वेश्चंस हैं, उनको करिए, उनके न्यूमेरिकल करिए, एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज तक पहुंचिए, तब आपको खुद ही में लगेगा कि हाँ मेरे को आती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सर्किट हो गया जहाँ की हम क्या कर रहे हैं, इनकमिंग सिग्नल की पीक वैल्यू को रीड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड सर्किट में। सेकंड सर्किट जहाँ पे कि हम क्लैंपर यूज कर रहे हैं। अब क्लैंपर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्लैंपर का यूज क्या होता है, लेवल को शिफ्ट करना। लेवल शिफ्ट करने वाला सर्किट होता है, या तो हम इसको डीसी इंसर्टर सर्किट भी बोलते हैं। पढ़ा है ये सब? यस और नो? हेलो हेलो, यस मैम। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। आ रही है मैम। या तो सब लोग सो रहे हैं, सुबह नींद नहीं खुली। यहाँ पे जो क्लैंपर सर्किट लगा है, मुझे बताइए यूज क्या होता है? अभिनंदन मिश्रा, क्लैंपर सर्किट के क्या क्या नाम पढ़े हैं आपने, बताइए। अभिनंदन मिश्रा, क्लैंपर सर्किट के क्या क्या यूज पढ़े हैं बेटा? पढ़ा ही नहीं है लगता है। निशिता आप बताइए। निशिता अग्रवाल आप बताइए। निशिता अग्रवाल Yes, ma'am. आप बताइए, क्लैंपर सर्किट के क्या क्या यूज पढ़े हैं या उसके क्या क्या डिफरेंट नेम्स पढ़े हैं? नवनीत कुमार, यस मैम। क्या क्या यूज पढ़े हैं, क्या क्या नाम पढ़े हैं, बताइए। मैम नाम तो बस क्लैंपर ही पड़ा है बस। यूज में मैम, और यूज क्या पढ़े हैं? यूज में मैम पॉजिटिव डीसी को ऐड करता है, फिर नेगेटिव डीसी को ऐड करता है। मतलब पॉजिटिव ठीक है। डीसी मैम, पॉजिटिव डीसी या फिर नेगेटिव डीसी को ऐड करता है वो सिग्नल में। ऐड करता है, ठीक है ठीक है। और भी कुछ पढ़ा है किसी ने? भास्कर, भास्कर, भास्कर पांचाल आप बताइए भाई। थर्टी 37 स्टूडेंट्स अचानक से अपने आप लेफ्ट करने लगते हैं, अपने आप ज्वाइन करने लगते हैं। सब अपनी इच्छा पे चल रहा है। विवेक शुक्ला आप बताइए। यस मैम। क्लैंपर सर्किट के यूज? मैम सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल्स। Synchronizing signals. Which kind of signals? Which kind of signals बेटा? हो गया बस। अगेन म्यूट। इतने सारे स्टूडेंट्स, आप सब सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसा रिएक्शन देंगे तो कैसे चलेगा? मैम तो क्लैंपर सर्किट आपने जो भी, यस मैम प्लीज। डीसी वोल्टेज रजिस्टर कहते हैं क्या मैम क्लैंपर को? डीसी वोल्टेज रजिस्टर, ओके। ये पढ़ा है या गूगल सर्च किया बेटा? मैम पहले पढ़ा था मैम, इसलिए पूछ रहा हूँ, कहते हैं कि नहीं मैम? डीसी वोल्टेज रजिस्टर। रजिस्टर नाम मैंने तो नहीं पढ़ा, सी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं पढ़ा। मैंने जो नाम पढ़े हैं वो ये हैं, दिस इज अ क्लैंपर सर्किट या लेवल शिफ्टर सर्किट या डीसी इंसर्टर सर्किट, मैंने ये नाम पढ़े हैं।
वो भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लैंपर सर्किट का यूज होता है जो भी इनकमिंग एसी सिग्नल है उसके लेवल को शिफ्ट कर देना, या तो फिर उसके लेवल को शिफ्ट करना मतलब एक पर्टिकुलर डीसी वैल्यू पे पूरे के पूरे एसी सिग्नल को शिफ्ट कर देना। अगर सपोज यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी होती तो बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ दैट वोल्टेज दैट बैटरी, ये पूरा का पूरा सर्किट जो है इनकमिंग एसी सिग्नल को उस 2 वोल्ट पे या तो पॉजिटिव 2 वोल्ट या -2 वोल्ट पे शिफ्ट कर देता। और इसीलिए इस क्लैंपर सर्किट को हम बोलते हैं लेवल शिफ्टर, कि हमें लेवल को चेंज करना है अगर इनकमिंग एसी सिग्नल के, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा इन्वर्ट करना है, हमें नेगेटिव करना है, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसे एक पर्टिकुलर डीसी वैल्यू पे क्लैंप करना है, इसलिए इसका नाम होता है क्लैंपर सर्किट। मतलब फॉर क्लैंपिंग एट पर्टिकुलर डीसी वैल्यू हम यूज करते हैं इस क्लैंपर सर्किट का। अब इस यहाँ पे ये जो क्लैंपर सर्किट यूज हो रहा है, अगेन वही यूज है जैसे कि अभी हमने प्रीवियस केस में पढ़ा है कि यहाँ भी क्या होगा, कैपेसिटर पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे हमें डायोड दिख रहा है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस माइनस, ये डायोड क्या होगा बताइए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या होगा, ओपन शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट, ध्यान से, रिवर्स बायस हो जाएगा ना, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हुआ, देन अगेन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैपेसिटर एक मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद यहाँ कोई पाथ नहीं है क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो पूरा का पूरा यही चार्ज वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, आगे, और आगे हमें सेम वैसा ही पाथ मिल रहा है जैसे कि प्रीवियस सर्किट में हमने देखा था कि वहां पे भी हमें वही रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि डीसी एम्पलीफायर के इनपुट का रेजिस्टेंस है विच इज वेरी हाई। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर ये कैपेसिटर की वैल्यू को डिस्चार्ज होना है तो वो बहुत ही स्लोली डिस्चार्ज होगा, और यही पीक वैल्यू जहां तक की कैपेसिटर चार्ज हुआ है वो मीटर के थ्रू फ्लो होगी। इज इट क्लियर? यस और मैम। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये डायोड कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में शॉर्ट सर्किट, वेरी गुड, शॉर्ट सर्किट नेगेटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड, यस और नो? फॉरवर्ड बायस हो गया मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अक्रॉस की, वेरी स्मॉल और जीरो, और अगर वेरी स्मॉल या जीरो है तो आरसी इज इक्वल्स टू टाउ के कॉन्सेप्ट से कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, होल वैल्यू विल डिस्चार्ज थ्रू दिस पाथ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। इस तरीके Yes, से ma'am. ये उसी पीक वैल्यू को, जिस पीक वैल्यू से कैपेसिटर चार्ज हुआ है, मीटर उसी पीक वैल्यू को रीड करेगा, ना कि दूसरी कोई वैल्यू रीड करेगा। और इसीलिए ये जो दो सर्किट आपने पढ़े हैं, दीज आर दी सर्किट्स फॉर पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर। मैम ये अलग अलग जगह रिक्वायर रहते हैं। यस, अलग अलग जगह रिक्वायर होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला सर्किट है और फर्स्ट वाला, दोनों ही केसेस में अगर हम देखें हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जनरली हम ट्रांसफार्मर के साथ यूज करते हैं, बट क्लैंपर सर्किट को ट्रांसफार्मर के साथ यूज नहीं करते हैं। तो इस सर्किट में हम, अगर हमारा इनकमिंग सिग्नल की रेंज काफी अच्छी है तो हमें ये डीसी एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड वी कैन डायरेक्टली यूज दिस सर्किट फॉर रीडिंग द पीक वैल्यू ऑफ द इनकमिंग सिग्नल। मतलब हम यहाँ से इस सर्किट को उठा करके डायरेक्ट इनपुट दे करके जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको हम मीटर के थ्रू पास करा सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। तो जो पोर्टेबिलिटी हो जाती है सर्किट की वो बढ़ जाती है, मतलब कि हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं और इजीली पीक वैल्यू को रीड कर सकते हैं। बट जितना सिंपल ये सर्किट दिख रहा है, दैट मीन्स इसकी जो सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी है वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी एज कम्पेयर टू अदर सर्किट, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप ऑफ सर्किट एंड पीएमएमसी मीटर जो है, उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दी सर्किट। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए।
क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आरएमएस। 3 वैल्यूज होती हैं एसी सिग्नल की, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रीड करने वाला मीटर, जिसके लिए हम यूज करेंगे थर्मोकपल डिवाइस। तो अगेन थर्मोकपल डिवाइस थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आज की क्लास में देखना है। और मैम कोई डाउट हो? यस मैम, जो ए वाला था इसी का सर्किट, यस यस। मैम उस पे तो हाँ। हम डीसी एम्पलीफायर हटा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वहां नेसेसिटी है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस की। नेसेसिटी तो दोनों ही केसेस में है, बट बात हो रही है इनपुट सिग्नल के रेंज की, कि रेंज अगर काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसे हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, फिर कैपेसिटर से पास करा रहे हैं। बट यहाँ पे डायरेक्ट जो भी वैल्यू आ रही है वो कैपेसिटर के थ्रू जा रही है, और इसलिए हम मैम, यहाँ दोनों केसेस में ही डीसी एम्पलीफाई। यस मैम अगर अच्छी भी Yes. आ रही है क्वालिटी ए हाँ। वाले में सिग्नल्स, हाँ तो भी डीसी हाँ एम्पलीफायर करना पड़ेगा। उस केस हाँ हाँ हाँ, इसीलिए फिगर बी की बात करी गई थी कि यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है सिर्फ इसे भी हम हटा करके सिंपल यूज कर सकते हैं, फिगर बी। और इसलिए यहाँ पे 2 डायग्राम आपको बताए गए कि 2 टाइप के पीक रीडिंग, पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर है, एक तो है ही, दूसरा भी है। और दोनों केसेस में, और यहाँ भी इनपुट स्टेज में ट्रांसफॉर्मर जरूरी नहीं है कि यूज किया जाए, बट यूज होता है जनरली जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो आपका पॉइंट सही है कि इस केस में अगर हमें डीसी एम्पलीफायर कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग का पाथ प्रोवाइड करने के लिए डीसी एम्पलीफायर का होना जरूरी है, बट इस केस में ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। हाँ, और कोई डाउट किसी को? मैम क्लियर है। और कोई डाउट? क्लियर है? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसिटिविटी फॉर दिस वोल्ट मीटर। मतलब कि अगर हमें वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी को देखना है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे। तो जो वोल्ट मीटर हमने अभी तक पढ़ा है उन सभी में हमने जो बेसिक मीटर यूज किया है वो एक पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर है। पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर इंटरनली कैसे वर्क करता है हमने देखा है कि इसके थ्रू एक करंट फ्लो होती है, इसमें कॉइल होती है, उस कॉइल से जो अननोन करंट फ्लो होती है करस्पॉन्डिंगली वो कॉइल रोटेट करती है, और कॉइल के रोटेट करने से पॉइंटर मूव करता है। मतलब कि जो वो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी फ्लो हो कि पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे, उस करंट को हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉइल के थ्रू जो Yes, ma'am. करंट फ्लो हो रही है वो करंट अगर वो इतनी फ्लो हो रही है कि पॉइंटर पूरा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ऑन दी स्केल, तो उस करंट को हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और उसी करंट से सेंसिटिविटी ऑफ दैट वोल्ट मीटर विल बी डिसाइडेड, क्योंकि उससे ज्यादा करंट मीटर से फ्लो हो नहीं सकती है। ठीक है। यस मैम। मैम तो जैसे कि जो सेंसिटिविटी होगी वोल्ट मीटर की उससे डिफाइन किया जाएगा 1/फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से, और उसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि जो उसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट तो एक बार फिक्स हो गई कि इतनी करंट फ्लो होगी, और उस करंट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने वाला है मीटर के अक्रॉस। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कि सेंसिटिविटी गिवन है, सेंसिटिविटी की जो यूनिट होगी वो गिवन होगी आपको ओम पर वोल्ट्स के फॉर्म में, और उस सेंसिटिविटी से आपको डिराइव करना होगा कि कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने वाला है उस वोल्ट मीटर के अक्रॉस। मतलब जो आरएम हम लोग पढ़ते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट मीटर, वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस सेंसिटिविटी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको गिवन है कि एक वोल्ट मीटर है, उस वोल्ट मीटर से आपको एक अननोन रेंज को मेजर करना है। अननोन रेंज भी हमें क्वेश्चन में हमने देखा है कि गिवन होती है कि 0 से 200 वोल्ट तक की रेंज के लिए हमें यूज करना है। जो मीटर गिवन है उसका रेंज गिवन होता है कि ये 50 वोल्ट का मीटर है, मतलब ये मैक्सिमम या तो इतने एम्पियर की करंट को मेजर करेगा या तो इतने वोल्टेज की, इतने तक का वोल्टेज मेजर करेगा। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे उसमें यही देखा होगा। यस और नो? कि आपको ये गिवन होता है कि इतने एम्पियर का मीटर मूवमेंट है, इतने एम्पियर का मीटर मूवमेंट, मतलब उससे हमें पता चल जाएगा
कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस मीटर, और उस सेंसिटिविटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दैट मीटर, कि इस मीटर के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने वाला है। जैसे कि एक क्वेश्चन, अब अभी एग्जांपल तो नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फॉर वोल्ट मीटर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप एमीटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज स्पेसिफिक फॉर वोल्ट मीटर, जहाँ पे कि हम वोल्टेज को स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको गिवन क्या होगा कि इतने वैल्यू के वोल्ट्स को मेजर करना है, इसलिए। यस मैम। और ये जो सेंसिटिविटी है जनरली आपको लोडिंग इफेक्ट के साथ मिलेगा। जहाँ पे लोडिंग इफेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको सेंसिटिविटी गिवन होती है। और सेंसिटिविटी में आप ध्यान देंगे कि हमने क्या पढ़ा है, सेंसिटिविटी चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, और जो भी आउटपुट की क्वांटिटी होगी डिवाइडेड बाय इनपुट की क्वांटिटी की यूनिट होगी। यहाँ पे जो यूनिट आ रही है वो यूनिट है ओम पर वोल्ट। इस ओम पर वोल्ट्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्ट्स को तो हमें क्या मिल जाएगा, ओम। ओम मतलब वो जो मीटर है उस मीटर का रेजिस्टेंस, और ये आरएम मिलते ही हम उस मीटर का शंट रेजिस्टेंस, उस मीटर का मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में जो रिक्वायर्ड होता है वो आरएम होता है रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन रीड करिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस फॉर अ 10 volts RMS रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग प्लीज। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए सभी, क्योंकि मैं अपलोड करूंगी तो ये वाला पेज हटा दूंगी, उसमें सोल्यूशन भी गिवन है। क्योंकि आपको डिटरमाइन क्या करना है, एक मिनट, हाँ रेजिस्टेंस तो निकालना है, गिवन है क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस फॉर अ 10 वोल्ट RMS रेंज ऑफ द वोल्टमीटर। लिख लिया सभी ने? मैम Yes. लिख रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। यस मैम हो गया। हो गया, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आरएमएस वैल्यू गिवन है, तो इस चीज को ध्यान में रख करके सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप लोग। नोट डाउन कर लिया? मैम बस 1 मिनट। कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछिए कि कैसे सॉल्व होगा। हो गया?
यस मैम। तो ये आप लोग सॉल्व करके रखिएगा, मैं कल की क्लास में आप लोगों से पूछूंगी कि कैसे सॉल्व किया है, क्या किया है, ठीक है। ओके मैम। और आप लोग अपने बेसिस अपने लेवल पे खुद से बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो प्लीज आस्क, और आपस में पूछ करके बन जा रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है आप ही लोगों का कि आप जहाँ ज्यादा दूसरे के लिए करने लग जाते हो। आई मीन हेल्प तो बिल्कुल करिए, बट शेयरिंग ऐसे मत करिए कि वो चीटिंग के फॉर्म में आ जाए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हमारी 3rd क्लास है, तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू। Thank you.